नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाम नव भारत। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर है इस समय की आज की सबसे बड़ी खबर, पीएफआई पर रेड पार्ट 2। जी हां, जिस तरह से तस्वीर नजर आ रही है, देश भर में आज एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की गई। एक हफ्ते के भीतर लगातार ये दूसरी बार देश विरोधी संगठन पीएफआई पर छापेमारी की गई है। 22 सितंबर को ही रेड के बाद पीएफआई के टॉप लीडर गिरफ्तार किए गए थे और गिरफ्तार लोगों से जब पूछताछ की गई तो कई सारे इनपुट्स मिले और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सुबह से चल रही रेड में अब तक कुल 247 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। याद होगा आपको, इससे पहले जब रेड हुई थी 22 सितंबर को तो 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। जी हाँ, शिकंजा अभी भी जारी है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी है उसके अनुसार दक्षिण भारत में जिस तरह से धर्म के नाम पर हिंसा फैलाई गई थी, उत्तर भारत में भी उसी तरह की साजिश का खुलासा हुआ। दिल्ली पुलिस की माने तो इस रेड के बाद एक बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। इधर दिल्ली पुलिस को कुछ दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी मिले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि पीएफआई के पीछे अलकायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज हैं जो हमारे देश में माहौल खराब करने की साजिश रच रही है और उन तक पहुंचने के लिए ये नैना अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ। बिल्कुल, एक हफ्ते में दूसरी बड़ी कार्रवाई, लेकिन आज कहां पर कार्रवाई हुई? राजधानी दिल्ली में कार्रवाई जारी है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, गुजरात और कर्नाटक में भी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बात की जाए तो पूर्वोत्तर के राज्य असम में, उत्तर प्रदेश में, तेलंगाना में, क्योंकि इन राज्यों में लगातार पीएफआई की सक्रियता बढ़ती जा रही थी। यहां से साजिशें रचने की प्रक्रिया लगातार चल रही थी और अब उसे नस्तनाबूद करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है। पिछली बार कई राज्यों में जो रेड की कार्रवाई थी उसे अंजाम देने के बाद जो इनपुट्स मिले, अब उसके आधार पर 8 राज्यों में पीएफआई पर रेड का राउंड पार्ट 2 शुरू हो चुका है और अब तक 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां बताता है कि इस मामले में अब तक कैसे बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां जो है वो की जा रही है। जी हाँ, लगातार जो कार्रवाई हो रही है उस पर रिएक्शंस भी सामने आए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पीएफआई को देश विरोधी संगठन बताते हुए कहा है कि आईएसआई की प्रॉक्सी और अल कायदा की परछाई के रूप में पीएफआई देश विरोधी काम कर रहा है। तो बड़ी खबर है, ये बड़ा रिएक्शन। मुख्तार अब्बास नकवी ये कह रहे हैं कि आईएसआई का प्रॉक्सी संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। क्या कह रहे हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो सुनाते हैं आप। एनआईए से मिले इनपुट के आधार पर 8 राज्यों की पुलिस और वहां की खुफिया एजेंसियां पीएफआई के खिलाफ जबरदस्त एक्शन ले रही हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुख्तार अब्बास नकवी जी हमारे साथ हैं। सर, एनआईए ने जो इनपुट दिया है उसके आधार पर 8 राज्यों की पुलिस जो है पीएफआई पर छापेमारी कर रही है। पीएफआई जिस शैतानी मानसिकता के साथ, जिस षड्यंत्रों से भरी हुई मानसिकता के साथ काम कर रहा था, वो एक तरफ मुल्क के खिलाफ षड्यंत्र साजिशें थीं, मानवता के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें थी और मज़हब के खिलाफ भी थी। जिस तरह से सांप्रदायिकता को सुरक्षा कवच बना करके, सांप्रदायिक सुरक्षा कवच के सहारे देश के सौहार्द को, देश के भाईचारे को, देश की एकता को नुकसान पहुंचाने की षड्यंत्र साजिशें कर रहा था, उसे एक बात साफ दिखाई पड़ रहा है, पीएफआई आईएसआई की प्रॉक्सी और अलकायदा की परछाई के रूप में काम करती रही। और मज़े की बात यह है कि वो चुनाव भी लड़ने की तैयारी चल रही थी, कुछ जगहों पे हिडन तरीके से लड़े भी चुनाव। यानी कि वो न केवल भारत के सौहार्द के खिलाफ उनका षड्यंत्र था, बल्कि भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भी साजिशें रची जा रही थी। सर, एनआईए ने जो इनपुट साझा किए हैं अलग अलग राज्यों की एजेंसियों के साथ, उनकी पुलिस के साथ, उसमें ये भी बताया गया है कि पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडर थे। देखिए, उनकी मानसिकता एक ही है, उनकी जो षड्यंत्र और साजिशें और सोच है वो एक ही है कि राष्ट्रवादी सोच के तमाम लोगों के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशें करो। वो सफल हो नहीं हो अलग बात है, लेकिन सोच उनकी यही है, साजिशें यही हैं। और इस साजिश और सोच पर जो है वो जो कानून के तहत भारत में कार्रवाई है वो होनी चाहिए और हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है डिमांड इस बात को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस तरीके के तथ्य निकलकर सामने आए हैं कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में ये लोग सम्मिलित हैं, ऐसे में गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन करे। देखिए, मुझे लगता है जो हालात हैं और जिस तरह के उनके बारे में खुलासे दिखाई पड़ रहे हैं, इससे पहले भी जो ऑर्गेनाइजेशंस जिन पर प्रतिबंध लगे हैं वो इसी तरह के और इससे भी कम भी कई जगहों पे थे, लेकिन देश के हित में उस पर भी कार्रवाई हुई। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार संवेदनशीलता के साथ जो एजेंसीज की आउटपुट है उसके आधार पर सरकार को करना चाहिए, कार्रवाई करेगी। तो चलिए, मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं जिनका यह कहना है कि जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर सरकार इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। रविकांत राय, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।
तो देश भर में 8 राज्यों पर कार्रवाई इस समय की जा रही है। सबकी निगाहें राजधानी दिल्ली की भी तरफ है, क्योंकि शाहीन बाग में भी कार्रवाई की गई। अनुज मिश्रा और श्वेता भट्टाचार्य इस समय हमारे साथ में है। श्वेता, आपका रुख करना चाहेंगे, जरा वहां की तस्वीर दिखाएं और ये बताइए कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि धारा 144 यहां लागू की गई इस कार्रवाई के तहत। बिल्कुल नैना, आपने सही कहा है कि धारा 144 जो है वो लागू की गई है। हालांकि जो सर्कुलर जारी किया गया है उसमें जो डेट है उसको लेकर तमाम बातें उठ रही थी कि ये नवंबर तक का डेट है जो धारा 144 लागू हुआ है। लेकिन ये जो धारा 144 लागू है, पहले एक कार्रवाई हुई थी जिसमें एक लड़के को यहाँ से उठाया गया था, जिसके बाद इस धारा 144 को यहाँ पर लागू किया गया था। उस सर्कुलर का रिमाइंडर जो है इस बार दिया गया है, क्योंकि इस बार फिर दूसरी बार शाहीन बाग का ये इलाका, मैं चाहूंगी कि कैमरा पर्सन को की तस्वीरें दिखाएं। हम इस वक्त जामिया के गेट नंबर 7 के पास मौजूद है और यहीं पर ये सर्कुलर इसलिए दोबारा से रिमाइंडर के तौर पर जारी किया गया है और पुलिस फोर्स भी डिप्लॉयड की गई है, सुरक्षा बल की तैनाती। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन को कि उधर दिखाएं कि ये यहाँ पर सुरक्षा बल की तैनाती सिर्फ इसलिए की गई है नैना कि यहाँ पर पीएफआई के समर्थन में प्रोटेस्ट ना किया जाए। और हो सकता है ऐसे इनपुट मिल रहे हैं नैना कि पीएफआई के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जाएगा, इसी जामिया के पास प्रोटेस्ट हो सकता है और फिर से वो 2020 में जो दिल्ली हिंसा हुई थी उस तरह की तस्वीर ना बने, इसको देखते हुए यहाँ पर धारा 144 का फिर से रिमाइंडर दिया गया। उस सर्कुलर में ये बातें कही गई हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट या किसी तरह की गतिविधि यहाँ देखी जाती है और किसी तरह का पीएफआई के समर्थन में प्रोटेस्ट किया जाता है तो उनके ऊपर सीआरपीसी की धारा 188 के तहत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई कैसे हो सकती है, किस तरह के इनपुट मिले हैं, आप हालात का जायजा देख सकते हैं। ये पूरी बिजी सड़क आपको दिखेगी, शाहीन बाग का इलाका अगर आप यहाँ पर आई होंगी नैना तो ये काफी कंजेस्टेड इलाका है। ये जामिया का गेट नंबर 7 और यहाँ आप दोनों तरफ देख रही हैं इस वक्त हेवी ट्रैफिक है। बावजूद इसके पुलिस बल की तैनाती की गई है, एक एक गतिविधि पर जो है पुलिस के अधिकारी नजर रखे हुए कि किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना हो और यहाँ पर किसी तरह के समर्थन में नारे ना लगाए जाए। क्योंकि पुणे में जो तस्वीर हमने देखी थी कि पीएफआई के समर्थन में किस तरीके से नारेबाजी की गई थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए थे। और शाहीन बाग का इलाका, इस पर एक गौर फरमाना चाहूंगी कि देखिए ये वही शाहीन बाग का इलाका है नैना जो बार बार सुर्खियों में आता रहा है। 2020 की हम बात करें, दिल्ली हिंसा, सीए एनआरसी प्रोटेस्ट की बात करें या तमाम जो हिंसक गतिविधि देखी जाती है उसका कनेक्शन शाहीन बाग के इस इलाके से आता है। तो एक सर्कुलर जो पहले जारी हुआ था उसको रिमाइंडर के तौर पर फिर से बताया गया है कि यहाँ पर आप किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है श्वेता, मतलब एहतियात बरते जा रहे हैं, साथ ही साथ कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। अनुज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अनुज, जरा शाहीन बाग के रोल को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जिस वक्त शाहीन बाग में लोग धरने पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन लंबे समय तक चलता रहा था, जांच में यह बात निकलकर सामने आई कि वो पीएफआई प्रायोजित भी हो सकता है और उसको लेकर जब सबूत मिले थे तब से कार्रवाई की मांग उठ रही थी। तो अब यहां पर जब कार्रवाई हो रही है, जब कई ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जा रही है, तो इसके मायने क्या है और इसके बाद इनपुट्स क्या मिल सकते हैं जांच टीम को? जी बिल्कुल, जिस वक्त अगर सीए प्रोटेस्ट की बात करें तो उस दौरान भी जब पीएफआई का नाम जो है सबसे पहले सामने आया था और ये बात सामने आया था कि किस तरीके से पीएफआई का इस पूरे मामले में रोल रहा है। लेकिन अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें, आज की कार्रवाई जो की गई है, चूंकि दिल्ली पुलिस के साफ तौर पे ये कहना है कि उनको इंटेल मिले थे, उनको तमाम जानकारियां, जो स्पेशल ब्रांच है दिल्ली पुलिस की एक यूनिट जो लगातार पीएफआई पर अपनी नज़रें गड़ाए रखती है, उनके द्वारा जो इनपुट दिए गए थे उस आधार पर कार्रवाई की गई है। 30 लोगों को पकड़ा गया है। जाहिर तौर पर ये जामिया यूनिवर्सिटी का गेट है, आप गेट नंबर 7 तस्वीरें आप देख सकते हैं। चूँकि यहाँ धारा 144 लगाई गई, धारा 144 लगाने के पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि धरने की आड़ में किसी तरीके की अशांति न फैलाई जा सके, किसी तरीके की हिंसा न हो सके, इसके मद्देनज़र 10 दिन पहले ही यहाँ पर एक तरीके से कहा जा सकता है कि धारा 144 जो है वो लगाई गई है। 19 सितंबर से 17 नवंबर तक धारा 144 जो है वो यहाँ पर लगाई गई है और बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं उनको। शाहीन बाग अपने आप में बहुत सेंसिटिव है क्योंकि धारा 144 लागू की गई है। मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि दिल्ली के ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर यह आदेश जारी करते हुए सेंसिटिव जोन उन्हें घोषित किया गया है और धारा 144 उन इलाकों में भी लागू की गई है। जी देखिए, जहां तक बात किया जाए, पीएफआई की एक यूनिट होती है जिसको कहते हैं स्टूडेंट विंग्स।
स्टूडेंट विंग्स के लोग इस तरीके का प्रोटेस्ट न कर सके, इसलिए खास तौर पर साउथ ईस्ट दिल्ली का जो इलाका है और जामिया नगर का जो इलाका है, यहाँ पर धारा 144 लगाई गई है और बाकायदा निर्देश दिए गए हैं, जो छात्र हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो किसी तरीके का प्रोटेस्ट न करें, किसी तरीके से वो मीटिंग न करें, और खासतौर पे जो टॉर्च और कैंडल मार्च होता है वो उस पर बैन लगाया गया है, उसे न करने की हिदायत जो है वो दी गई है। यानी साफ तौर पर जो सर्कुलर जारी किया, जो दिल्ली पुलिस ने बाकायदा धारा 144 लगाने के लिए जो सर्कुलर जारी किया, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि किस तरीके से लगातार इनपुट्स जो हैं वो मिल रहे थे, और वो इनपुट्स क्या मिल रहे थे कि धरने की आड़ में अशांति फैलाई जा सकती है। ऐसे में जिस तरीके से पीएफआई को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, निश्चित तौर पर जामिया, शाहीन बाग इलाका, ये वो इलाके हैं जो बेहद संवेदनशील रहे हैं, और इसी के मद्देनजर प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए यहाँ पर न सिर्फ पुलिस बल की तैनाती की गई है, बल्कि धारा 144 जो है वो भी लगाई गई है, ताकि किसी तरीके के प्रोटेस्ट, किसी तरीके का धरना जो है वो न किया जा सके। खासतौर पर जो पीएफआई का स्टूडेंट विंग्स है वो ना आ सके, लोगों को भड़का न सके, इसी वजह से ये प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो फिलहाल यहाँ पर लिया गया है। जी ठीक है श्वेता, लेकिन थोड़ा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब तक की जो कार्रवाई रही है, बहुत सारे इनपुट्स जांच टीम को मिले हैं, तो आज की कार्रवाई में नया क्या सामने आ सकता है? क्योंकि अभी भी कई दस्तावेजों को जब्त किया गया है, बताया जा रहा है कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो जब्त किए गए हैं। क्या हम उम्मीद करें कि आज की कार्रवाई के बाद कोई और भी ऐसे मेजर्स सामने आ सकते हैं जिससे पीएफआई के खिलाफ पुख्ता तौर पर कार्रवाई जांच टीम कर सकें? बिल्कुल सही कहा आपने अनुराग, पिछली बार भी जो सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के खिलाफ मानी जा रही थी, एनआईए और ईडी की जो संयुक्त रेड थी वो 15 राज्यों में थी और 106 गिरफ्तारियां हुई थी। अभी तक दिल्ली से 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। शोएब अहमद बताए जा रहे हैं कि एक स्टूडेंट, इसे भी जो है गिरफ्तार किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट है जिसे गिरफ्तार किया गया है। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जो है ये उस वक्त भी बहुत एक्टिव था और इसके पीएफआई से कनेक्शन जो है शोएब के सामने आ रहे हैं, तो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ये देखिए 22 सितंबर को पहली रेड हुई थी अनुराग, उसके बाद 27 सितंबर, आज दूसरी रेड हुई है। 8 राज्यों में छापेमारी चल रही है और बताया ये जा रहा है कि कई जगहों पर, कई ठिकानों पर सुबह 3 और 4 बजे के लगभग रेड हुई है। यानी वो जान रहे, जैसा कि अभी नैना कह रही थी कि शाहीन बाग एक सेंसिटिव जोन है, तो ऐसे जो इलाके हैं देश भर में अलग अलग राज्यों में, उसमें सुबह तड़के जो है वो रेड की गई है ताकि वहां पर लोग जो है समर्थन में जुट नहीं पाए। शोएब की जो हिरासत में लिया गया उससे पूछताछ की जाएगी और बताया जा रहा है क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है कि उससे पूछताछ में और चीजें सामने आएंगी। कुछ दस्तावेज बताए जा रहे हैं जो लिए गए हैं जिससे पूछताछ होगी। पिछली बार जो गिरफ्तारियां हुई थी उसी में पूछताछ में उससे मिले दस्तावेज के आधार पर ही इस बार जो है बिल्कुल, और उस समय जो कार्रवाई हुई वो ईडी और एनआईए की तरफ से की गई थी। बता दें आज जो है वो राज्य की पुलिस और कई जगहों पर एटीएस कार्रवाई कर रही है। अब बने रहिए। इसी बीच मध्य प्रदेश में भी आज रेड की गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में पीएफआई के ठिकानों पर कार्रवाई की गई है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। एटीएस ने पीएफआई के लिए फंडिंग करने के संदेह में एसडीपीआई यानी कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के शाहजहांबाद स्थित ऑफिस में रेड की। देर रात एटीएस ने एसडीपीआई के कार्यालय से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया है। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं, यानी कि कार्रवाई जो है वो बड़े पैमाने पर की जा रही है और न सिर्फ दक्षिण भारत में, न सिर्फ पूर्वोत्तर में, बल्कि मध्य भारत में भी बड़ी कार्रवाई जो है वो सामने आ रही है। देश भर में पीएफआई पर नकेल कसने के लिए तमाम तरह से छापेमारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी पहले एनआईए ने छापेमारी की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया, रिमांड ली 7 दिन की, और उसके बाद जो क्लूज मिले उसके आधार पर लोकल पुलिस मध्य प्रदेश की और एटीएस ने एक साझा कार्रवाई करते हुए तकरीबन 21 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। अगर उन पर लगे हुए आरोप सिद्ध होते हैं तो ये हिरासत जो है एफआईआर में कन्वर्ट होगी। और यहाँ भोपाल के भी शाहजहांबाद इलाके में आप ये बोर्ड देख रहे हैं, एसडीपीआई जो कि पॉलिटिकल विंग है, जो पीएफआई है उसकी, इसका एक काउंसलर भी शाहजहांपुर से जीता हुआ था, उसको भी ले लिया गया है हिरासत में वहां से। तो यहाँ एक शख्स अब्दुल बेलन नाम बताया जा रहा है, उसको हिरासत में आधी रात को रेड देते हुए यहाँ की पुलिस ने लिया है और एटीएस भी इस पूरी कार्रवाई में शामिल थी। तो ये कुल मिला के रेड का जो सिलसिला है वो पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी लगातार जारी है। दूसरी रेड पड़ी है, लेकिन इस बार जो
जो क्लूज थे एनआईए के, उसके आधार पर रेड डाली गई। एटीएस और लोकल पुलिस ने साझा ऑपरेशन करते हुए कई लोगों को यहां से हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश के 8 जिलों से 21 लोगों को हिरासत में लिया है, ऐसी जानकारी खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी शेयर की। तो ये पूरा सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। यहाँ कुछ लोकल लोग हैं मेरे साथ में। आप यही रहते हैं क्या? अच्छा, कोई जानकारी आपको कि यहाँ क्या ऑफिस? अभी तो पता चला थोड़ी देर पहले। अच्छा, ये ऑफिस पता है सर आपको कब खुला? कोई नहीं, हम तो अभी आए हैं। अच्छा, वो आपकी वो देख के आपको जानकारी है ऑफिस कब से खुला? सर ये ऑफिस का मुझे भी अभी मीडिया जब आई उसको देखकर मुझे भी अभी पता चला। अच्छा, ये ऑफिस कब से खुला है। अच्छा, पैन इंडिया एक बड़ी कार्रवाई चल रही है और उस कार्रवाई को लेकर किस तरीके के तमाम इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं वो टाइम्स नाउ नव भारत अपने इस बड़ी कवरेज में आप तक पहुंचा रहा है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए। हमारे साथ अवधेश जी जुड़ गए जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप दोनों का स्वागत करते हुए, प्रेम कुमार जी, कोई शक शोभा, कोई अब सवाल खड़े करने की स्थिति बच जाती है पीएफआई के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? क्योंकि पिछली कार्रवाई के बाद हमने कई लोग ऐसे देखे जो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन अगर इनपुट नहीं मिल रहे होते, अगर सबूत नहीं मिल रहे होते, तो क्या आपको लगता है कि जांच टीम आगे कार्रवाई करती जो सवाल उठा रहे थे उनको लेकर खासतौर पर? देखिए, आप बहुत आशावादी हो रहे हैं कि हमारी सरकार को इनपुट्स मिल रहे हैं, पुलिस को इनपुट्स मिल रहे हैं, इसलिए कार्रवाई हो रही है। ये आशावाद जरूर ये कहता है कि कार्रवाई सही हो रही है, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि ये इनपुट्स आप ही जो हमें बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? बताया जा रहा है कि दस्तावेज मिले हैं। मुझे एक बात बताइए प्रेम जी सुनिए मेरी बात, बता रहा है प्रेम जी मेरी बात तो सुनिए। मैं आशावादी हो रहा हूं, मैं बिल्कुल आशावादी होऊंगा क्योंकि मेरे देश की एक स्वायत्त जांच एजेंसी जो है वो काम कर रही है। आप निराशावादी हो रहे हैं क्या कार्रवाई से? आप निराशावादी हो रहे हैं क्या? नहीं, आप निराशावादी हो रहे हैं क्या कार्रवाई से? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपने तो घोषित कर दिया कि मैं आशावादी हूं, मैं हूं आशावादी, हर देशवासी आशावादी है। आप बताइए, आप निराशावादी हैं क्या? आप निराशावादी हैं क्या? आप जवाब दीजिए ना मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। बोलने नहीं देंगे तो आप जवाब तो दीजिए। बोलूंगा, आप उससे क्वेश्चन पैदा करेंगे तो मैं बोलूंगा कैसे? सर आप निराशावादी, आप ये तो बताइए, टिप्पणी रखिए, आपको निराशा है? मेरी टिप्पणी देखिए, हमें आशावादी संविधान के लिए होना चाहिए कि उसको कैसे बचाया जाए। हमारा आशावाद टूटता है जब 200 से ज्यादा लोग 19 साल तक जेल में रहने के बाद गुजरात में बरी हो जाते हैं, पुलिस उसको साबित नहीं कर पाई। हमारा आशावाद टूटता है जब सुकमा में 21 आदिवासी 5 साल जेलों में बंद रहते हैं। तब तो इस बात को और पॉजिटिव आपको इस रूप में देखना चाहिए कि जांच एजेंसीज अपने स्तर पे हर पहलू पर जांच करती है और जो दोषी होता है उस पर कार्रवाई होती है, जो दोषी नहीं होता, जो निर्दोष होता है वो छूट भी जाता है। दरअसल पीएफआई को लेकर मैं ये समझना चाह रही हूँ, जब पटना में कार्रवाई होती है, प्रेम कुमार जी प्लीज सवाल सुन लीजिए, जब बिहार से पटना में जब जिस तरह से दस्तावेज मिलते हैं 2047 के एजेंडे को लेकर, इस्लामिक राष्ट्र बनाने को लेकर बाकायदा दस्तावेज मिले, पीएफआई की ट्रेनिंग के उस तरह की पूरा मोडस ऑपरेंडी का पता चला, अब जब उसके आधार पर कार्रवाई हुई या अन्य जगहों से जब इनपुट्स मिले, तब तो ये स्वीकार करना चाहिए कि ये वाकई में अपने आप में ये ऐतिहासिक कार्रवाई अभी तक की। ठीक है, आपकी बात खत्म हो गई तो मैं बोलता हूँ जी प्लीज। देखिए, पीएफआई के इनर सर्कुलर में कहा गया कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो कह रहे हैं तो वो आतंकवादी है। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं खुल करके, वो क्यों नहीं आतंकवादी हैं? लेकिन मैं कहता हूं कोई आतंकवादी नहीं है। अगर कोई हिंदू राष्ट्र और इस्लामिक राष्ट्र सैद्धांतिक आधार पर बनाना चाहता है, हमारा संविधान ऐसे विचारों को रखने की आजादी देता है, लेकिन इन विचारों को अमल में लाने के लिए गैर संवैधानिक तरीका या हथियार उठाना ये गलत है भाई। लेकिन प्रेम कुमार जी, फिर एक सवाल आपसे पूछने का एक सवाल मुझे आपसे पूछना है। आप मुझे बताइए कि क्या सैद्धांतिक आधार पर भी भारत जैसे राष्ट्र, जिसको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना जाता है, जिसकी सबसे खूबसूरती ये है कि ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, क्या वहां पर सैद्धांतिक आधार पर भी किसी को हक है कि वो ये सोचे कि इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए या हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? आपने कहा ना कि सर सैद्धांतिक होना चाहिए। नहीं सुनिए, नहीं, विचार रखना किसी का हक है। मेरे हिसाब से वो गलत हो सकता है, आपके भी हिसाब से गलत हो सकता है, लेकिन संविधान इजाजत देता है कि कोई हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रखे या इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना रखे या फिर शोषण विहीन समाज की स्थापना के लिए कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाने की सोचे। ये तो संविधान इजाजत देता है ना, तब वो सोचते हैं। लेकिन उस आधार पर हथियार उठाएंगे तो वो नक्सली कहलाएंगे, वो गैर कानूनी होगा।
उसी तरीके से विघटनवादी कहलाएंगे अगर हथियार उठाएंगे, अगर ठीक है। किसी साजिश का शिकार नहीं, होंगे। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपकी ये टिप्पणी, आपकी राय, कई सवाल जरूर मन में भी मेरे लेकर आ रही है। मैं, मेरे साथी फील्ड पे मौजूद हैं, उनका रुख करूं, लेकिन मैं अवधेश जी आपसे एक शॉर्ट में एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। प्रेम कुमार जी के इस पूरे रिएक्शन पर जो बात अपनी वो रख रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि अपने आप में ऐतिहासिक कार्रवाई है, शायद इसके पहले एक साथ इतने राज्यों पर एक साथ कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा है कि प्रेम जी के 5 मिनट का तो शॉर्ट में जवाब होगा नहीं, क्योंकि अगर किसी को देश विरोधी शक्तियां, हिंसक शक्तियां जो भारत को एक जिहादी राष्ट्र देश में कन्वर्ट करना चाहती नहीं, उसके लिए काम कर रही है, जिसके भारत का, प्रेम जी को पता होना चाहिए कि एकमात्र संगठन है जिस पर 100 से ज्यादा आतंकवादी विरोधी जो अधिनियम है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसके तहत मुकदमे दर्ज हैं। इसमें किसी संगठन के विरुद्ध नहीं है। 6 सीधे आतंकवादी गतिविधियों में इनके लोग पकड़े गए, उनके मुकदमा चल रहा है। जरा नहीं, इसका वेबसाइट देख लीजिए। और मैं दूसरी बात पर आऊं, जो आपका कहना है कि वाकई भारत में अभी तक किसी भी एक संगठन के विरुद्ध, चाहे वो जिहादी हो, आतंकवादी संगठन हो, देश विरोधी या किसी प्रकार का, इस तरह की कार्रवाई जिसमें पहले दिन इतनी जगह छापे मारे गए हों, 106 लोग पकड़े गए 11 राज्यों में, दूसरे दिन छापे पड़ रहे हों, ऐसी कार्रवाई पहले नहीं हुई है। इसका अर्थ है कि हम सब लोग बैन की मांग कर रहे थे। बहुत सोच समझ के देश के सुरक्षा से जुड़े हुए लोगों ने रणनीति बनाई, क्योंकि अभी तक हुआ यह है कि जितने जिहादी संगठन है, बैन करने से बहुत लाभ दुनिया में नहीं मिला है। वो दूसरे नाम से सक्रिय हो गए हैं, या अलकायदा, ISIS बैन रहते हुए भी अपने तरह काम करती रही है। अब बैन करने के बाद ये छिप भी जाते हैं, तो सामने उनका पूरी तरह पता करके, उनके स्थानों के, लोगों के, उनकी फंडिंग की, और फिर एक साथ पूरे देश में छापा मारो, फिर उनके बाद जो कुछ सामने आ रहा है फिर मारो। और मेरा मानना है कि अभी 1-2 शायद कंसेक्यूटिव कार्रवाई और होगी, और जो लोग बाहर निकल के पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, उस कार्रवाई के बाद केरल से लेकर चारों ओर जिस ढंग से हिंसा हुई है, देश जी, सवाल ये कि उन लोगों का क्या कीजिएगा जो इस तरह की कार्रवाइयों पर या तो गुजरात के रेफरेंसेस देने लग जाते हैं या दूसरे मामलों के। कार्रवाई अगर आतंक के खिलाफ हो रही, देश विरोधी ताकतों के खिलाफ हो रही, तो सबको एक साथ आना चाहिए। मैं आपका रुख एक बार फिर से करता हूं, लेकिन PFI पर रेड का राउंड 2 आज चल रहा है, और उत्तर प्रदेश में भी यह देखने को मिल रहा है। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि देश के खिलाफ हर साजिश को नाकाम किया जाएगा। नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर किया जा रहा है। पूरी प्रदेश में सतर्कता बढ़ा दी गई है, लोग सर्विलांस में हैं। हम किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश में गैरकानूनी गतिविधियों को अनुमति नहीं देंगे, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि PFI की नज़र में RSS के, देखिए, जो हम स्पष्ट रूप से, अभी ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में कानून के सिवाय कुछ नहीं चलने वाला है। जो भी व्यक्ति कानून हाथ में लेगा, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जो भी कानून अपने हाथ में लेगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, एजेंडा सामने आएगा। मेरे 2 साथी लगातार हमारे साथ में फील्ड से जुड़े हुए हैं। अनुज, जरा अभी तक की इस पूरी कार्रवाई पर बताइएगा कि कहां पर कार्रवाई की गई, क्या बातें सामने आई है, और ये भी सूत्र बताते हैं कि एक बड़ी साजिश जो है उसकी प्लानिंग जरूर रची जा रही थी, और इस कार्रवाई के साथ में वो साजिश भी खत्म हुई। जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात करें कि जिस दिन NIA और ED के साथ साथ स्टेट पुलिस ने छापेमारी की थी, 22 सितंबर को ये छापेमारी की गई थी और पैन इंडिया लेवल पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान कई दस्तावेज, कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे मिले थे जब जिन्हें खंगाला गया था। और उसके बाद आज की जो कार्रवाई की गई है, वो स्टेट पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। जांच एजेंसियों ने इनपुट दिया, जिसके बाद करीब 8 राज्यों में स्टेट पुलिस जो है वो लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है, जिसके बाद गिरफ्तारियां की गई, कई लोगों को हिरासत में लिया गया, कई दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई, जो दस्तावेज मिले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, उसको खंगालने के बाद एक चीज़ सामने आई कि कुछ न कुछ गड़बड़ी जो थी वो ज़रूर थी। कहीं ना कहीं साजिश की पृष्ठभूमि जो है वो जरूर तैयार की जा रही थी, और इसी वजह से ये एक्शन जो है वो लिया गया।
जिन स्टेटों में कार्रवाई की गई, चाहे हम बात करें उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें या कर्नाटका की बात करें, तमाम जगहों पे जो स्टेट पुलिस है, स्टेट पुलिस की जो स्पेशलाइज्ड यूनिट है, वो ये कार्रवाई आज बिल्कुल ठीक कहा अनुज आपने। मैं आपका रुख एक बार फिर से करता हूं। हमारे साथ श्वेता भी जुड़ी है। श्वेता, लेकिन मुझे लगता है कि दर्शकों को यह भी समझाना चाहिए कि जब इस तरह की बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां होती हैं तो जांच टीम के पास ऐसे कौन से पुख्ता इनपुट होते हैं जिसके आधार पर वो कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ती, क्योंकि एक मर्तबा ये कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई लगातार जारी है। जी बिल्कुल अनुराग, सही कहा आपने कि एक बार कार्रवाई नहीं हुई है और जैसा कि अवधेश जी कह रहे थे कि ऐसी और कार्रवाई हो सकती है, वो उम्मीद कर रहे हैं, तो उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि और कार्रवाइयां हो सकती है। इसके पीछे का अगर हम बैकग्राउंड समझे अनुराग, तो देखिए किस तरीके से पहले जो पैन इंडिया तरीके से एनआईए और ईडी की रेड हुई थी, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें जो दस्तावेज, जो डॉक्यूमेंट्स मिले, जो प्रूफ मिले, डिजिटली कह सकते हैं कि हार्ड डिस्क वगैरह भी बरामद किए गए थे और उसमें जो कड़ियां हैं वो जोड़ी गई। उसके बाद 27 सितंबर आज जो है वो स्टेट पुलिस जो है वो रेड करती है और आज भी लोगों को हिरासत में लिया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आज जिन लोगों को हिरासत में लिया गया अनुराग, उनसे पूछताछ होगी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स उठाए गए हैं, जितने भी दस्तावेज मिले, जैसा कि दिल्ली से जो खबर मिल रही थी कि एक स्टूडेंट को पकड़ा गया है, उसके पास से भी कई अहम दस्तावेज मिले, पूछताछ होगी और फिर पता चलेगा कि और कितने लिंक्स सामने आ रहे हैं। तो फिर से एक कार्रवाई या दो कार्रवाई और भी आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। बिल्कुल इस तरह की कार्रवाई आगे भी नजर आ सकती है। श्वेता, आप बने रहिए हमारे साथ में। अनुज भी लगातार मौजूद हैं और प्रेम कुमार जी और अवधेश जी भी लगातार